आज के सत्र में सभी श्रोताओं और प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा से। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के विषय में। तो शुरुआत करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1905 के बंग भंग के बाद शुरू होती है। उसके पूर्व भी कुछ घटनाएं क्रांतिकारियों की हुई थीं, लेकिन मुख्य रूप से 1905 से लेकर के 1914-15 तक, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसके पूर्व के काल तक किस प्रकार की परिस्थितियां थीं भारत में और क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से संचालित हुआ था, इसके विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों का भारत में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यह इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सहगामी रहा, उसके साथ साथ चला। राष्ट्रीय आंदोलन आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मुख्य रूप से संचालित था। उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी 3 विचारधाराएं यहाँ पर चली थीं, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस विचारधारा में क्रांतिकारी विचारधारा या क्रांतिकारियों की गतिविधियां किस प्रकार से भारत में संचालित हुई थीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1857 एक बड़ी क्रांतिकारी घटना, आप सभी परिचित हैं। इस समय विद्रोह हुआ था, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देते हैं, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। 1872 में इसी प्रकार से कूका नाम का एक नामधारी सिखों का आंदोलन चला था। यह सिख समुदाय पंजाब की जो आर्थिक स्थिति थी, दयनीय आर्थिक स्थिति हो रही थी, इससे चिंतित था और अपने धार्मिक गुरु राम सिंह के उपदेश के अनुसार इसने कूका आंदोलन का संचालन किया था। 1879 में पुणे में वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। ये सभी 1906 के पूर्व की घटनाएं हैं, किस प्रकार से प्रारंभिक तौर पर क्रांतिकारी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ हुई थीं। इसी समय 1885 में आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इस कारण से युवाओं का ध्यान, या जो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आगे बढ़ रहे थे, उनका ध्यान कांग्रेस ने अपनी ओर बटा लिया। देखिए आप किस प्रकार से एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है, उससे क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाती हैं। 10 वर्षों तक इस तरह की कोई क्रांतिकारी गतिविधि हमको देखने को नहीं मिलती है। दामोदर चापेकर ने पुणे में जो प्लेग कमिश्नरेंट की हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने, उस समय तक शांति बनी रही थी। अंग्रेज जो चाहते थे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कांग्रेस की स्थापना के समय, कि वो क्रांति के विस्फोट से भारत में रक्षा करना चाहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने निश्चित रूप से वो कार्य कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां थम जाती हैं, रुक जाती हैं। जो अंग्रेज चाहते थे, जो उनका लक्ष्य था, जिसकी हमने चर्चा विस्तार पूर्वक की है, वो उनका सिद्ध हो जाता है। इन घटनाओं के पश्चात 1905 में क्रांतिकारी आंदोलन में गति आती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बात की थी कि 1905 में बंग भंग हो जाता है। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा गलत ढंग से किया जाता है, सांप्रदायिक आधारों पर किया जाता है, और उस कारण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती हैं। तो मुख्य रूप से 1906 से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती हैं, किंतु इसके पूर्व 1857 की क्रांति, फिर वासुदेव बलवंत फड़के की गतिविधियां और चापेकर बंधु के उदाहरण इसके पूर्व के भी दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। कारण के विषय में पूर्व वीडियो में बहुत विस्तार से उसकी पृष्ठभूमि पर हमने चर्चा की है। 1906 से 1914 प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक की स्थिति की चर्चा हम करेंगे। फिर 1915 से 1932-33 तक की क्रांतिकारी गतिविधियां द्वितीय चरण में, और तृतीय चरण में फिर 1939 से 1946 तक छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी गतिविधियों का स्वरूप बदल जाता है। सुभाष चंद्र बोस आईएनए सेना या आज़ाद हिंद सेना लेकर जो गतिविधि करते हैं, उसको भी हम इसके अंतर्गत संक्षेप में देखेंगे। और 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था,
वो भी एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधि, उसके बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रथम चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां, मुख्य रूप से 1906 से 1914-15 तक, 1905-6 से 1914-15 तक का अध्ययन करेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में बंगाल रहा था। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली ये प्रमुख केंद्रों में से रहे थे। 1905 में, जैसे हमने चर्चा की, क्रांतिकारी गतिविधियां, अहिंसात्मक आंदोलन यहाँ पर हम देखने को प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत भद्रलोक समाज के द्वारा, जो बंगाल में थी, उच्च लोग थे, भद्रलोक समाज उनको कहा जाता था, यहाँ पर हुआ था। अनुशीलन समितियों की भूमिका बंगाल में मुख्य रूप से रही थी। 24 मार्च 1903 को अनुशीलन समिति की स्थापना पीसी मित्रा के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा बंगाल में की गई थी। 1905 के बाद ये गतिविधियाँ तीव्र हुईं। क्रांति का नेतृत्व किया था बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष के लघु भ्राता थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, इनके द्वारा किया गया। युगांतर और संध्या नाम के 2 समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित किए गए थे, जो अंग्रेजों की कटु आलोचना करते थे और नवयुवकों को क्रांति में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा अनुशीलन समितियों का संगठन किया गया था। ये पाश्चात्य ढंग की क्रांतिकारी संस्थाएं थीं। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से क्रांति का नेतृत्व बंगाल में हुआ। अनुशीलन समितियां, जैसा हमने कहा कि रीढ़ थीं, इन संगठनों की संख्या 500 से अधिक थी केवल बंगाल में। प्रमुख केंद्र इसका कोलकाता था और ढाका, 2 प्रमुख नगर थे। ये गोपनीय संगठन होता था। मुख्य कार्य क्रांति का संगठन करना था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था, नवयुवकों को प्रेरित किया जाता था ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हों। उन्हें कहा जाता था कि इस देश में अंग्रेज़ों की संख्या 1.5 लाख है। प्रत्येक जिले में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं है। यदि हम संकल्प में दृढ़ हैं तो एक ही दिन में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ सकते हैं। अपने प्राण दे दीजिए, पर पहले प्राण ले लीजिए, ये इनकी शिक्षा थी। यानी मरने मारने पर विश्वास करते थे। ये गोपनीय संगठन होता था अनुशीलन समितियाँ। इनकी संख्या 500 से अधिक थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों का गढ़ बंगाल रहा था। समाचार पत्र और साहित्य का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता था। समाचार पत्रों की बात हमने की, युगांतर इसमें प्रमुख था। इसके अतिरिक्त वंदे मातरम, न्यू इंडिया एवं नवशक्ति, वंदे मातरम, न्यू इंडिया और नवशक्ति अन्य समाचार पत्र थे जिनमें क्रांतिकारियों के लेख प्रकाशित हुआ करते थे। वारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नाम के एक छोटी सी पुस्तिका को प्रकाशित किया था। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष ने। इसमें क्रांतिकारी संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। इसके अलावा मुक्ति कौन पाथे, पाथे यानी पथ, रास्ता, किस रास्ते से मुक्ति, आज़ादी किस रास्ते से मिले, मुक्ति कौन पाथे बंगाली में था, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मुक्ति किस मार्ग से। इस पुस्तिका में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। बंगाल के युवकों में शक्ति की प्रतीक भवानी की पूजा करने को कहा गया ताकि वे मानसिक और शारीरिक, आत्मिक तथा नैतिक रूप से बंगाल के क्रांतिकारी सबल हो सकें, सशक्त हो सकें। इस पुस्तिका में कर्म करने पर जोर दिया गया था। 1907 में वर्तमान रणनीति के नाम से या रूल्स ऑफ मॉडर्न वेलफेयर नाम की एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इसमें युद्ध के नियमों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी और युवकों से अपील की गई थी कि वह सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करें। अलीपुर षड्यंत्र केस। कोलकाता में मानिक तल्ला मोहल्ले में पुलिस ने हथियारों का एक कारखाना, एक जखीरा प्राप्त किया। ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में
30 व्यक्तियों को इस संबंध में सजा दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर निकलते हुए पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को 24 जनवरी 1910 को गोली मारी गई। यह अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। कई क्रांतिकारी नेतागण इसमें पकड़े गए, जिनमें मुख्य रूप से कन्हैयालाल, सत्येंद्रनाथ बोस, इनको फांसी दी गई। वारिंद्र कुमार घोष को कैद करके अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया। अरविंद घोष पर भी मुकदमा चला, लेकिन वो बाद में मुक्त हो गए। सरकारी वकील जो नियुक्त थे सरकार की ओर से, आशुतोष विश्वास को भी गोली मार दिया गया था। नंदलाल नामक पुलिस दरोगा जिसने खुदीराम बोस को पकड़ा था, तथा शमसुल आलम नामक पुलिस सुपरिंटेंडेंट की भी हत्या कर दी गई। यानी मुकदमे से संबंधित जितने लोग होते थे, चाहे सरकारी वकील हों या सरकार की ओर से गवाही देने वाले हों, उनको आतंकित किया गया ताकि वो भारतीयों के खिलाफ सरकारी वकालत न करें और न ही भारतीयों के खिलाफ कोई गवाही दे। ये आतंक भारतीयों ने कायम करने का प्रयास किया। क्रांतिकारियों ने प्रारंभ इस तरह की गतिविधियां की। 15 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास का दंड अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत दिया गया था। काला पानी की सजा उनको दी गई। कन्हैयालाल और सत्येंद्र बोस को 7 क्रांतिकारियों को उनके साथ ये सजा दी गई थी। तो ये था अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कोलकाता में मानिक तल्ला मोहल्ले में जो हथियार प्राप्त हुए थे उससे संबंधित थी। हावड़ा षड्यंत्र केस, इसके संबंध में पुलिस ने 47 व्यक्तियों पर राजद्रोह का अपराध लगाया था, जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्रनाथ मुखर्जी एवं नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को 1 वर्ष की जेल की सजा हुई थी। 35 लोगों को बरी किया गया था। यह षड्यंत्र केस पुलिस इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के संबंध में था, जो 24 जनवरी 1910 को घटित हुआ था। यह पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र गोसाई, जो अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित था, के संबंध में जांच कर रहा था। इसकी हत्या की गई और उससे संबंधित केस कहलाता है हावड़ा षड्यंत्र केस। ढाका षड्यंत्र केस, पुलिन बिहारी दास और उनके 46 साथियों को जुलाई 1910 में गिरफ्तार किया गया। बाद में 44 लोगों को, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिन बिहारी दास को काले पानी की सजा हुई थी। तो ये पुलिन बिहारी से संबंधित केस था, ढाका षड्यंत्र केस। अन्य क्रांतिकारी घटनाएं, 6 दिसंबर 1907 को गवर्नर लॉर्ड हार्डिंज की गाड़ी को उड़ा देने के षड्यंत्र के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ बंगाल में हुआ था। 6 दिसंबर को मिदनापुर के पास जिस गाड़ी में गवर्नर यात्रा कर रहा था, उसे पटरी से उतार दिया गया। 23 दिसंबर को ढाका के पूर्व मजिस्ट्रेट एलन को फरीदपुर जिले के स्टेशन पर गोली मार दी गई थी। 1909 में एक भोज के अवसर पर गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति और सभी प्रमुख पदाधिकारियों को एक साथ बम से उड़ा देने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ की दिक्कत थी, मुखबिर मिल गए, उसने सूचना दे दी, इस कारण से ये सफल नहीं हो पाया। 10वीं जाट रेजिमेंट को भी मिला लिया गया था और उसके आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। 25 दिसंबर 1909 को बंगाल के गवर्नर के घर पर एक नृत्य का कार्यक्रम होने वाला था। यहाँ पर इस घटना को अंजाम देने को तय किया गया था कि सभी प्रमुख अधिकारी यहाँ पर होंगे, बड़े अधिकारी, उनको एक साथ उड़ा दिया जाएगा, किंतु ये सफल नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया था, जो पहले कोलकाता का मजिस्ट्रेट रह चुका था। किंग्सफोर्ड की हत्या करने का दायित्व खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 क्रांतिकारियों को सौंपा गया था। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, कम उम्र में इन्होंने यहाँ कदम रखा था। किंग्सफोर्ड की बग्घी में वह जिस बग्घी पर बम डाला गया उसमें वह बैठा नहीं था। अंग्रेज दंपत्ति, कैनेडी दंपत्ति उसमें बैठे हुए थे जो मारे गए थे बम डालने के बाद। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से आत्मरक्षा में अपने ऊपर गोली चला ली, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस के बलिदान ने पूरे बंगाल, और न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। सहानुभूति की एक लहर पूरे बंगाल और भारत में फैल गई। वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था,
इस प्रकार वह बंगाल की क्रांतिकारी के लिए राष्ट्रीय वीर तथा शहीद बन गया। विद्यार्थियों और नवयुवकों ने उसके लिए शोक के वस्त्र ग्रहण किए थे। तो ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित था। इंडियन पैट्रियोट्स का गठन। इस संस्था का निर्माण उपनिवेश संबंधी कानून के विरोध के लिए किया गया था, जिसके तत्वावधान में बृहद आंदोलन चलाया गया। इस प्रबल विरोध के कारण इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था। 1912 में दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंका गया। यद्यपि उसकी हत्या तो नहीं हुई, किंतु एक भारतीय सेवक महावत इसमें मारा गया था। अन्य समितियां। बंगाल में अनुशीलन समितियों के तर्ज पर अनेक कमेटियां या समितियों का गठन भी किया गया था, जिनमें साधना, समाज, शक्ति समिति, युगांतर समिति आदि थे। इनके द्वारा भी अनुशीलन समितियों की भांति कार्य संपादित किए जाते थे और क्रांतिकारियों का संगठन किया जाता था। अब हम देख लेंगे कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार चला। प्रमुख नेता। 1907 से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई थीं। इनमें सरदार अजीत सिंह नेताओं में भाई परमानंद, भाई बाल मुकुंद, लाला लाजपत राय, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद लिखते थे, अम्बा प्रसाद, सूफी अम्बा प्रसाद इनको कहा गया था, सैयद हैदर रजा, सोबरन सिंह, लाला पिंडी दास, लालचंद फलक आदि प्रमुख थे। इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन पंजाब में किया गया था। भारत माता एवं इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन का गठन। पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा भारत माता अथवा उर्दू में इसको नाम दिया गया था अंजुमन इन मुहिब्बाने वतन नाम दिया गया था। उपनिवेशीकरण विधेयक, जिससे मालगुजारी की विशेष वृद्धि हुई और संपत्ति विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ था, इसका विरोध करने के लिए सैयद हैदर रजा एवं सरदार अजीत सिंह ने मिलकर इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन नाम की संस्था का गठन किया। अजीत सिंह ने किसानों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, भड़काया, कर न देने की प्रतिज्ञा उनको दिलवाई। इस संगठन ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। सरकार ने अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद को बंदी बना लिया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश से निर्वासन का दंड दिया गया। लालचंद फलक और भाई परमानंद को कारावास की सजा हुई। भारत माता संगठन के द्वारा भारत माता पत्र समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था और अंग्रेजी में इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था। ये पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियां थीं। अब महाराष्ट्र में प्रमुख क्रांतिकारी जो थे उनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर 3 भाई थे। इसी प्रकार सावरकर बंधु भी थे। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, प्रमुख क्रांतिकारी हैं महाराष्ट्र के। चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। 1895 में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य शारीरिक तथा सैनिक शिक्षा देना था। इन दोनों भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की, जो अपने अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत अत्याचार उस समय हो रहे थे, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहे थे, घरों को आग लगा दिया जा रहा था, बिस्तर उठाकर जला दिया जा रहा था, घर में रहने वाली जो सामग्री रखने वाली सामग्री होती थी उनको आग लगा देते थे। 22 जनवरी 1897 ईस्वी में प्लेग कमिश्नर रैंड तथा उसके साथी आयस्टर की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी। इनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला गया और चापेकर बंधुओं को उनके 5 साथियों सहित मृत्युदंड दिया गया। महाराष्ट्र में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण संपूर्ण प्रदेश में उत्तेजना की लहर फैल गई थी। चापेकर बंधुओं की कुर्बानी से अपूर्व उत्साह क्रांतिकारियों में उत्पन्न हुआ था। सावरकर बंधुओं के कार्य। विनायक दामोदर सावरकर 1883 में जन्म, अध्ययन के लिए 1901 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज गए। यहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया।
अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया। इसी के कारण उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। 1904 में उनके द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संस्था प्रारंभ किया गया, जो शीघ्र ही मेजनी, जैसे इटली का जो क्रांतिकारी था मेजनी, उसके यंग इटली के समान एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बन गई, मित्र मेला। आगे चलकर अभिनव भारत इसका नाम हो गया मित्र मेला का। 1906 में सावरकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कहा था जाते वक्त कि जो कार्य मैं यहाँ कर रहा था वही कार्य मैं जाकर इंग्लैंड में करूँगा, क्रांतिकारियों का संगठन करूँगा, और जब वो भारत शिक्षा प्राप्त करके लौटेंगे तो भारत में क्रांति करेंगे। मैं भारतीयों की शक्ति का प्रदर्शन वहाँ करूँगा और रूस के आतंकवादियों से बम पिस्तौल बनाना भी सीखूँगा। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास चले गए लंदन, और वहाँ स्थापित इंडिया हाउस में उन्होंने निवास किया था। बहुत सारे भारतीय उनके प्रभाव में आए और यहाँ उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन किया। 1907 में क्रांति का दमन करने के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में अंग्रेज जो थे इंग्लैंड में, वो 1857 की क्रांति का दमन कर चुके, 50 वर्ष हो रहा है, इसलिए अंग्रेज़ों ने तय किया कि उसकी वर्षगांठ मनाएंगे। लेकिन इसका विरोध इन्होंने किया और 8 मई 1908 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन्होंने मनाने का निश्चय किया। इस तरह से इन्होंने अंग्रेज़ों की गतिविधियों का विरोध किया। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ओ शहीदों को संबोधित ओ शहीदों नामक एक पॉम्पलेट का भी प्रकाशन किया गया था। इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पहले मराठी में लिखी थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद करके इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित किया गया। यद्यपि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कर्नल वाइली की हत्या की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामोदर सावरकर को बहुत परेशान किया गया, उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए गए। 13 मार्च 1910 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 22 मार्च 1911 को सावरकर को 50 वर्ष की सज़ा दी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनको निष्कासित कर दिया गया। इनकी उम्र इस समय 28 वर्ष थी। भारत लौट के आने की कोई उम्मीद जब इनको सज़ा दी गई थी तब नहीं थी। इस तरह के वीर क्रांतिकारी थे। जेल में बंद हुए, बहुत यातनाएं उनको दी गईं। 1920 में भाई परमानंद अंडमान की जेल से छोड़ दिए गए और लाहौर आ गए। उसी समय बैजवुड लाला लाजपत राय के साथ रुके हुए थे। ये अंग्रेज थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनका अच्छा प्रभाव था। भाई परमानंद ने अपील की थी, वीर सावरकर को मुक्त कराने का आग्रह किया था। लाला लाजपत राय के प्रयास से 1924 में सावरकर बंधु अंडमान से निकालकर कोलकाता के जेल में लाए गए। दामोदर सावरकर के साथ उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी अंडमान में पहले ही कैद थे। 4 दिन कोलकाता में जेल में दोनों भाई एक साथ रहे और बाद में गणेश सावरकर को अलीपुर भेज दिया गया और विनायक सावरकर को रत्नागिरी जेल में कैद रखा गया। 1937 तक ये कैद रहे। मुंबई में जब नया मंत्रिमंडल बना तब मंत्री जमुना दास के प्रयास से 10 मई 1937 को इन्हें छोड़ा गया। ये वीर सावरकर की गाथा थी। गाथा पर तो पूरी किताब इनकी लिखी जा सकती थी। बहुत ज़्यादा इनको पीड़ित और प्रताड़ित किया गया था। 26 वर्षों तक ये जेल के अंदर रहे और उसके बाद फिर ये छूटे। गणेश दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। इनके द्वारा महाराष्ट्र में अभिनव भारत के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया था। उनके द्वारा देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी। नासिक के कलेक्टर जैक्सन ने उन पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सेशन जज ने उन्हें 1909 में देश निर्वासन का दंड दिया। ये बड़ी सज़ा थी। इसकी बड़ी प्रतिक्रिया पूरे महाराष्ट्र में और भारत में हुई। जैक्सन और कर्नल वाइली का हाथ था इनको देश से निष्कासित करने में, इसलिए उनसे बदला लिया गया। जैक्सन और कर्नल वाइली
से इसका बदला लिया जाएगा, ये तय हुआ और बाद में इनकी हत्या का प्रयास और सफलता प्राप्त हुई। अभिनव भारत इस संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। दामोदर सावरकर के द्वारा इंग्लैंड में प्रस्थान के पश्चात उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने इसका संचालन किया। महाराष्ट्र के प्रमुख नगरों में इसकी शाखाएं थीं। इसमें साहित्य का, क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किया जाता था। नवयुवकों को शस्त्र चलाने, घुड़सवारी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। अनेक क्रांतिकारियों की शाखाएं इसके साथ मिलकर कार्य करने लगीं। उच्च पदस्थ व्यक्ति भी इस संस्था के सदस्य थे। बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए पांडुरंग महादेव को पेरिस तक भेजा गया, जहां उनके द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाना सीखा गया। मुंबई, पुणे और नासिक में बम बनाने के कारखाने खोले गए। इस समय कोल्हापुर में बम बनाने के दौरान बम फट गया और इस कारण से सरकार को इसकी जानकारी हो गई। अनेक क्रांतिकारी बंदी बना लिए गए। 1909 में वायसराय मिंटो तथा उसकी पत्नी की हत्या का प्रयत्न अहमदाबाद में किया गया था। 1910 में इनके द्वारा सतारा में भी बम कांड किया गया था। तो अभिनव भारत के द्वारा इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी। नासिक षड्यंत्र केस, जब गणेश सावरकर को देश निर्वासन की सज़ा दी गई तो इसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में हुई। नासिक कलेक्टर जैक्सन का सावरकर के देश निर्वासन में पूरा हाथ था। इस कारण अभिनव भारत के सदस्य अनंत कन्हरे ने जैक्सन को दिसंबर 1909 में गोली मार दी। कन्हरे को गिरफ्तार किया गया। उसने अपने बयान में कहा था कि मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है। गणेश सावरकर को देश से निर्वासन दिया जा रहा था, जबकि तुम्हारे एक इंजीनियर को, जिसने भारतीय की हत्या कराई है, उसे पुरस्कार दिया जा रहा था। इसलिए मुझे जैक्सन की हत्या करनी पड़ी। मुझे भागने की कोई इच्छा नहीं है। इस केस को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अनंत कान्हरे के कई साथियों को इसमें फंसाया गया। कुल 37 नवयुवकों को कड़ा दंड दिया गया। अनंत कान्हरे, विनायक राव देशपांडे और कृष्णजी पंत कर्वे को मृत्युदंड दिया गया था। इसी केस में विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और उन्हें काले पानी की सज़ा इसी नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत दी गई थी। मदन लाल ढींगरा यद्यपि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं थे, उनका जन्म पंजाब में हुआ था, किंतु कर्नल वायली की हत्या उनके द्वारा की गई थी, जो कि भारत सचिव के प्रमुख परामर्शदाता थे। वे इंग्लैंड में आए हुए भारतीय विद्यार्थियों पर कड़ी निगरानी रखते थे। उनके द्वारा गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था और क्रांतिकारियों को परेशान किया जाता था। गणेश सावरकर के निर्वासन में भी वायली का हाथ था। वीर सावरकर की प्रेरणा से एक सभा के दौरान करजन वायली को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा के द्वारा गोली मार दी गई। मदन लाल को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जेब में कागज़ का एक पर्चा मिला, जिसमें उनके द्वारा कर्नल वायली की हत्या के कारण पर लिखा था, मैंने एक अंग्रेज का खून भारतीय नवयुवकों को फांसी और देश के निर्वासन के दंड देने के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए जानबूझकर बहाया है। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के न्यायमूर्ति राणाडे से प्रभावित थे। इनके द्वारा कोली, भील और डांगर तथा रामोसी जातियों को एकत्र करके एक क्रांतिकारी संगठन तैयार किया गया था। अंग्रेजों से धन एकत्र करना, लूट करना, अनेक अवसर आने पर भाषण से जन जागृति का प्रयास करना, इस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष की शुरुआत की थी। पुणे पर इन्होंने शहर पर बड़े समय तक कब्जा भी कर लिया था। इनको पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इन्हें अदन जेल में कैद किया गया। उन्होंने अपने देश को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। पुणे में भीषण अकाल पड़ा, सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इससे वासुदेव बलवंत फड़के के मन में विद्रोह की अग्नि भड़की थी और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, मैं अंग्रेज़ों को भगाकर जनता का राज कायम करूंगा। न्यायालय में भी निर्भीक होकर उन्होंने कहा था कि भारतीय आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता को इतना अधिक कुचल दिया है कि वह सदा अकाल और खाद्य पदार्थों की कमी से पीड़ित रहती है। कहीं भी दृष्टि दौड़ाने पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमानों के सिर लज्जा से झुक जाते हैं।
इस पराधीनता की अपेक्षा मृत्यु अधिक सम्मानजनक दिखाई पड़ती है। यदि मैं सफल हो जाता तो एक महान कार्य कर जाता। यह मेरा उद्देश्य था कि मैं स्वतंत्र भारत में गणराज्य स्थापित करूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं दधीचि ऋषि की तरह क्यों न कष्ट उठाऊं। यदि इस बलिदान के द्वारा मैं अपने देशवासियों की पराधीनता को नष्ट करने में सहायता कर सकता हूं तो अवश्य करूंगा। इस कारण मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। वासुदेव बलवंत फड़के जब अदन जेल में कैद थे, वहां से भागने में सफल हो गए थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने तीव्र कार्यवाही करते हुए उन्हें पुनः पकड़ लिया। ये घायल हुए थे और 17 फरवरी 1883 को सजा काटते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेता रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल ये मुख्य रूप से थे। लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अमीर चंद्र इस क्षेत्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। दिल्ली षड्यंत्र केस। क्रांतिकारियों के द्वारा 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज के राजकीय जुलूस के समय हार्डिंज पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया। वह तो बच गया, उसका महावत मारा गया। परिणाम स्वरूप जो मुकदमा चला वह दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। हार्डिंज पर बम डालने के कारण दिल्ली षड्यंत्र केस। इस अवधि में अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दी गई थी। बलराज तथा हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। बसंत कुमार विश्वास के द्वारा एक औरत का वेश धारण किया गया था और बम लॉर्ड हार्डिंज पर फेंका गया था। जब ये बम फेंकने वाले थे तो कुछ औरतें थीं जो इनकी ओर ध्यान दे रही थीं, तो इन्होंने उनका ध्यान बटाया और हाथी की सजावट की ओर ध्यान दिया। किस प्रकार के आभूषण लगाए गए थे, सजावट की गई थी, और मौका देखकर फिर बम इन्होंने डाला था। इसके प्रमुख प्रणेता जो थे पूरी कॉन्स्पिरेसी के, वो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस इसके बाद यहाँ से देहरादून चले गए। वहाँ जाकर इस घटना की निंदा भी की और बचते हुए जापान तक पहुँच गए। जोरावर सिंह बारहट भी जो इसमें सहयोगी थे, नाम बदलकर अमरदास वैरागी बन गए। दीनानाथ नाम का व्यक्ति जो सरकारी गवाह बन गया था, उसने सारी जानकारी अंग्रेजों को दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस। प्रथम विश्व युद्ध काल में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र सैनिक विद्रोह की तैयारी प्रारंभ की थी। लाला हरदयाल ने जर्मनी जाकर कैसर विलियम द्वितीय से वार्ता किया था और बर्लिन में कार्यरत भारतीय स्वाधीनता समिति के सदस्यों, जिनमें चंपाक्रमण पिल्लई, वारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, डॉक्टर प्रभाकर तथा रास बिहारी बोस, बागी करतार सिंह आदि से परामर्श इन्होंने किया और 21 फरवरी की तिथि इन लोगों ने तय की थी 1915 को कि वो सशस्त्र विद्रोह भारत में करेंगे। लेकिन देशद्रोही कृपाल सिंह ने पंजाब पुलिस को इसकी योजना बता दी। एक एक कर 61 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया। यह लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 24 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड से इसको काला पानी की सज़ा दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस के पश्चात रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल तो भूमिगत हो गए थे। लाला हरदयाल अमेरिका चले गए। सरदार अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद के मध्य पूर्व में जाने तथा महेंद्र प्रताप सिंह के अफगानिस्तान में क्रांतिकारियों को संगठित किया जाना प्रारंभ हुआ और अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन लोगों के द्वारा की गई। अन्य प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। विपिन चंद्र पाल के द्वारा मद्रास के युवकों को राष्ट्रीय संघर्ष में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया था। 1908 में क्रांतिकारी नेता सुब्रमण्यम शिव और चिदम्बरम पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप उत्तेजित जनता के द्वारा सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। 1911 ईस्वी को त्रिनेवेली के जिला अधिकारी की हत्या कर दी गई। 1908 से 1918 के मध्य 200 के लगभग क्रांतिकारी या तो मारे गए अथवा जेल में डाल दिए गए थे। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पूर्ण होता है। विपिन चंद्र लिखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। व्यापक जन आधार के बिना व्यक्तिगत वीरता साम्राज्य से कब तक लोहा लेती। क्रांतिकारियों के छोटे छोटे गुट साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी सत्ता के दमन के सामने टिक न सके, लेकिन असफलताएं भी राजनीतिक पाठ पढ़ाती हैं, भावी पीढ़ी को दिशा देती हैं। इन मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने जिस अदम्य साहस बलिदान का परिचय दिया, वह आगे चलकर हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता को और मजबूत बनाने में सहायक हुआ। एक इतिहासकार ने लिखा था,
उन्होंने हमारे पुरुषत्व को पुनः जागृत किया था। अगले वीडियो में हम विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक।